हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिसलोकेशन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा क्रिस्टल डिफेक्ट्स के जो टाइप्स है, उसके इंपॉर्टेंस है और पॉइंट डिफेक्ट, उसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया है ना। क्रिस्टल डिफेक्ट के फर्स्ट वीडियो पे। ठीक है, और मटेरियल साइंस और फिजिकल मेटलर्जी का टोटल 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डिसलोकेशन के बारे में। ओके, तो डिसलोकेशन जो है ना एक लाइन डिफेक्ट है। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? लाइन डिफेक्ट, जिसको कि वन डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है डिसलोकेशन, क्योंकि जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस, टफनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ, डक्टिलिटी वगैरह सब कुछ क्या है, डिसलोकेशन पे डिपेंड करता है ना। तो आपको अगर पूरा मेटलर्जी अच्छे से समझना है, ठीक है, मेटलर्जी का जो मैकेनिकल वाला पार्ट है, मतलब एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के वाला जो बाद जो पार्ट होता है मेटलर्जी का, वो अगर आपको अच्छे से समझना है, उसके लिए डिसलोकेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन मूवमेंट से ही ना मेटल में डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी मेटल पर जब लोड लगाते हैं, जैसे रोलिंग फोर्जिंग कर रहे हैं, जब भी हम किसी मेटल में लोड लगाते हैं और उसमें डिफॉर्मेशन होता है, मतलब शेप को आप चेंज कर रहे हो, जैसे ये शेप से आप ऐसा बना रहे हो, शेप चेंज कर रहे हो, तो एटॉमिक लेवल पे क्या होता होगा? ठीक है, ये आपके मन में आ सकता है कि जब हम डिफॉर्मेशन करें तो एटॉमिक लेवल पे क्या चेंजेस आती होगी। तो एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, ये जो डिसलोकेशन जो होती है ना, अभी आपको बताऊंगा, ये जो डिसलोकेशन होती है ना वो मूव करता है। ठीक है, तो डिसलोकेशन मूवमेंट के कारण ही मेटल में डिफॉर्मेशन होता है ना। अगर डिसलोकेशन मूव नहीं करेगा तो मेटल में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, या बहुत ज़्यादा हाई लोड में डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। अब देखिए बहुत पहले 90s के टाइम पे, 1900 के टाइम पे क्या था, उस समय डिसलोकेशन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, मतलब डिसलोकेशन के बारे में लोगों को पता नहीं था। उस समय वैज्ञानिकों ने क्या किया था ना, एक मेटल का जो है ना थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ निकाला था। ठीक है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ में उन्होंने क्या बोला था कि जो मेटल जो होता है, ठीक है, मेटल जो होता है, जैसे ये मेटल है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें लोड लगाते हैं तो ये एटम क्या करता होगा, मूव करता होगा, मतलब ये एटम क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये वाला मेटल इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से ये मेटल ऐसे डिफॉर्म होता होगा। ठीक है, मतलब डिफॉर्म होने के लिए ये बॉन्ड टूटता होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तब जाके जाके यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। तो बॉन्ड टूटना ज़रूरी है डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये मतलब कॉन्सेप्ट था। तो जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना आपको स्ट्रेंथ चाहिए या कितना लोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उसी को बोला गया थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ। तो उसकी जो वैल्यू आई ना वो बहुत हाई आई, बहुत हाई वैल्यू आई स्ट्रेंथ की, है ना। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता था, मेटल उससे कम स्ट्रेंथ में या बहुत कम लोड में डिफॉर्म हो जाता था। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक होते थे उनको आश्चर्य होता था कि जब थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ इस मेटल की इतना ज़्यादा है, लेकिन वो इतने कम लोड में कैसे डिफॉर्म हो रहा है ना। ये क्या है, मतलब उस समय ये विषय था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर 1935 में टेलर, ओरवन और ये जो है ना पोलियानी करके जो साइंटिस्ट है, इन्होंने पता लगाया कि मेटल के अंदर क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। ये एक तरह का लाइन डिफेक्ट है, उसकी वजह से जो मेटल है वो बहुत कम लोड में डिफॉर्म हो जाता है ना। तो चलिए हम देखते हैं सीधे डिसलोकेशन के बारे में जानते हैं। अब देखिए ये जो डिसलोकेशन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। डिसलोकेशन 2 टाइप का होता है, एक एज डिसलोकेशन होता है और एक होता है स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एज डिसलोकेशन के बारे में। तो एज डिसलोकेशन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम आ जाता है। क्या होता है, क्रिस्टल में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम। ठीक है, अब ये प्लेन ऑफ एटम क्या है, प्लेन ऑफ एटम मतलब मान के चलो कि जैसे ये एक प्लेन है, जैसे मान के चलो कि आपको बहुत सारा किसी ने बॉल दे दिया, है ना, गेंद बॉल दे दिया। अब उसको बोला कि एक छोटे से रूम में आप उस बॉल को पूरा अरेंज करिए, है ना। तो आप कैसे अरेंज करोगे, पहले पूरा जो बॉटम एरिया होगा, फर्श का एरिया होगा, वहाँ पे पहले बॉल को ऐसे रखते जाओगे, जमाते जाओगे। ठीक है, पूरा पहले जब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फर्श बॉल से भर जाएगा, है ना, फर्स्ट लेयर। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड लेयर उसके ऊपर बॉल रखते जाओगे, है ना। तो जो फर्स्ट लेयर जो होगा, जो फर्स्ट लेयर जिसमें आप मान लीजिए बॉल रख रहे हो फर्श में, पहला लेयर जो बनाओगे, उस पूरे लेयर को आप क्या बोल सकते हो कि वो प्लेन ऑफ एटम है। उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो एक प्लेन ऑफ एटम है ना। वैसे ही क्रिस्टल में क्या होता है, करोड़ों एटम्स अरेंज होते हैं। तो प्लेन ऑफ एटम मतलब क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल, मतलब वो जैसे ये एक, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन ऑफ एटम है, तो अगर ये साइड से अगर देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये क्या होगा, ये प्लेन ऑफ एटम हो। जैसे इतने ही को अगर मैं मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्लेन ऑफ एटम हो जाएगा। ठीक है, प्लेन मतलब कोई सरफेस का 2 डायमेंशन होता है, तो ये एक तरह से क्या है, ये प्लेन ऑफ एटम है। ऐसे क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम क्रिस्टल के अंदर आ जाता है, जो कि वहाँ पे होना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती को एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम आ गया, तो उसी को बोलते हैं हम एज डिसलोकेशन। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम आ गया है। कैसे आ गया देखो, यहाँ पे गिन सकते हो, इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 प्लेन है एटम का, लेकिन ऊपर अगर आप गिनोगे तो 10 होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला प्लेन जो है एक्स्ट्रा आ गया है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम। यही होता है आपका एज डिसलोकेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, एज डिसलोकेशन। ठीक है, देखो ये सेकंड वाले फोटो में देखो, ये वाला देखो, ये आपका एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, ये ऊपर भी आ सकता है एक्स्ट्रा, नीचे भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वाले में ऊपर था, इसमें नीचे है, तो ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम आ गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एज डिसलोकेशन। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में अगर वो करोगे, इमेजिन करोगे, तो देखो ये केवल एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन ऑफ एटम है। मतलब इसके अंदर जैसे आपको मोबाइल स्क्रीन है, उसके अंदर इमेजिन करो कि एक प्लेन ऑफ एटम है। देखो इस प्लेन ऑफ एटम में 3, इस लाइन में 3 एटम है। ठीक है, ऐसे, तो ये एक तरह से क्या है, प्लेन ऑफ एटम। मतलब इसको अगर मैं इधर से देखूंगा साइड से इस प्लेन को, तो साइड व्यू आपको कैसा दिखाई देगा, उसमें ऐसे एटम्स होंगे बहुत सारे, इस तरीके से। ये होता है एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम, ये होता है आपका एज डिसलोकेशन। हाँ, इसी डिसलोकेशन के मूवमेंट के कारण ही ना मेटल में डिफॉर्मेशन होता है। होता क्या है देखो, जैसे ये वाला फर्स्ट, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करो, ये फर्स्ट वाले फोटो में, ये वाले में, इसमें देखो, इसमें एक एज डिसलोकेशन यहाँ पे, ये देखो, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है, यही है एज डिसलोकेशन, है ना। तो जब हम लोड लगाते हैं मेटल में, ठीक है, तो जब हम लोड लगाते हैं तो ये लोड कहाँ पे आता है, जहाँ पर डिसलोकेशन वहाँ पे आता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। हम इधर लोड, और नीचे साइड इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, ऊपर साइड इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो शियर लोड की वजह से या शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ये जो डिसलोकेशन है ना, ये आपको मूव करता है। देखो अभी पहले दूसरे नंबर में था, दूसरे पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 3rd पोजीशन में आ गया। मतलब डिसलोकेशन एक स्टेप मूव कर गया। ठीक है, तो वैसे जब आप स्ट्रेस लगाते रहोगे तो क्या होगा, ये 3rd से 4th में मूव करेगा, 4th से 5th में मूव करेगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये इस क्रिस्टल से एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा। ये जो डिसलोकेशन है ना, ये इस क्रिस्टल से क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। ठीक है, और ये वाला जो क्रिस्टल बचा वो आपका परफेक्ट हो गया, और ये एज डिसलोकेशन क्या हो गया, एक स्टेप मेटल से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, मेटल में डिफॉर्मेशन होता है। तो एक डिसलोकेशन के मूवमेंट से कितना डिफॉर्मेशन हुआ, इतना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना, इतना। ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है ना, यूनिट स्टेप लिखा है, देखो यूनिट स्टेप ऑफ स्लिप, एक डिसलोकेशन के मूवमेंट से इतना डिफॉर्मेशन हुआ है। ऐसे क्या होता है कि करोड़ों जो डिसलोकेशन है एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, तभी जाके आपको बाहर में जब हम रोलिंग फोर्जिंग होते देखते हैं तो वहाँ पे हमको आंखों से क्या दिखाई देता है कि उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अंदर में क्या होता है, ऐसी करोड़ों डिसलोकेशन मूव करते रहता है और क्रिस्टल से बाहर निकल के एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसलोकेशन जो है वो मूव करता है ना। अब यहाँ पे देखिए, डिसलोकेशन को मूव कराना आसान है ना। डिसलोकेशन को मूव कराना थोड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि ये वाले डायग्राम में आप लोग देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, क्योंकि ये जो वो है ना, एटम है, ये क्या है, किसी और एटम से अच्छे से बॉन्ड नहीं बना के रखा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया है। ये जो एटम है बॉटम साइड में, इसने किसी के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया है ना। तो ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये यहाँ से हट के जब इस पोजीशन में आता है तो आपको ज़्यादा लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पहले का बॉन्ड था वो ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कोई एटम, जैसे यहाँ ये दोनों एटम की अगर हम बात करें तो इसके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका पोजीशन एकदम सही जगह पे है, लेकिन ये अपने पोजीशन से हट गया है, तो ये दोनों एटम जो बॉन्ड बना के रखा है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए जब हम लोड लगा रहे हैं ना, तो ये एटम, ये पूरा प्लेन ऑफ एटम खिसक के इस वाले स्टेप में आ जाता है ना, बहुत कम लोड में ही। ये क्यों होता है, क्योंकि जो डिसलोकेशन के एटम है ना, वो उतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, इसलिए यहाँ से ये सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं, सेकंड से फिर 3rd में, फिर 4th में ऐसे आ जाते हैं, है ना। अगर मेटल के अंदर बिल्कुल भी डिसलोकेशन ना हो, एकदम ज़ीरो डिसलोकेशन हो, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा मेटल में। ठीक है, तब जाके वो डिफॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है
ये जो डिसलोकेशन होता है ना, उसके आसपास, जैसे ये आपका डिसलोकेशन प्लेन है ना, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, तो इसके आसपास क्या होता है, कुछ दूरी तक जो क्रिस्टल है वो डिस्टॉर्टेड होता है ना, वहाँ पे स्ट्रेन होता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्स्ट्रा किसी को अंदर में जगह दे रहे हो, जैसे मान लीजिए लाइन से सब लोग खड़े हुए हैं और अचानक से कोई आता है, अचानक से और बहुत लोग आते हैं एक नया लाइन बना के और बोलते हैं कि हमें बीच में जगह दे दो, तो भाई आप उसको बीच में जगह कैसे दोगे? आपको आसपास वाले को थोड़ा सा हटना पड़ेगा अपनी जगह से, तब तो आप जगह दोगे। तो इसके लिए जगह बनाने के लिए क्या करते हैं, आसपास का जो एटम है वो थोड़ा सा खसक जाता है, तो डिसलोकेशन के कुछ दूरी तक का एटम डिस्टर्ब रहता है। देखो यहाँ तक का एटम अपने पोजीशन पे नहीं है, जैसे ये एकदम परफेक्ट क्रिस्टल है यहाँ तक, इधर ये एकदम परफेक्ट है ना, इधर क्या है, ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन डिसलोकेशन के कुछ दूरी तक, तीन चार एटम तक क्या है, जो एटम्स है, जो क्रिस्टल है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है ना। अब एक चीज़ को और जान लो, और डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डिसलोकेशन लाइन, है ना। वो क्या होता है, देखो डिसलोकेशन लाइन किसको बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम होता है ना, जैसे ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है, इसके केस में ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है पूरा का पूरा, है ना। तो इसके यहाँ पे ये जो एटम है ना, ये एटम जो लाइन बना रहा है अंदर की ओर, ये जो एटम है अंदर की ओर लाइन बना रहा है, इसी को हम बोलेंगे डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, इमेजिन करो ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है, तो ये जो एटम है बॉटम में, है ना, ये जो एटम है यहाँ पर, आप अपने मोबाइल स्क्रीन के मतलब परपेंडिकुलर अंदर की ओर, मान के चलो स्क्रीन के अंदर की ओर जो लाइन जा रही है, इस एटम से सेकेंड एटम की थर्ड एटम में जो लाइन इसको जोड़ रहा है एटम्स को अंदर की ओर, है ना, इस लाइन में जो एटम को जोड़ रहा है अंदर की ओर, है ना, जो लाइन एटम को जोड़ रहा है, वो जो लाइन बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन लाइन। इस केस में क्या होगा, अंदर की ओर जो एटम को जोड़ रहा होगा वो क्या होगा, उसका डिसलोकेशन लाइन होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको 3 डायमेंशनल इमेजिन करते हैं, तो ये जो बॉटम वाला जो अंदर की लाइन बनाएगा ना प्लेन में, वही लाइन क्या होगा, उसको बोला जाता है डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं दूसरे पीपीटी में। अब यहाँ पे इस वाले फ़ोटो पे आप देखिए, ये जो पहला फ़ोटो है, ठीक है, इसमें क्या है, ये एज डिसलोकेशन को बता रहा है ये वाला। ठीक है, ये डिसलोकेशन को बता रहा है, और अंदर की जो लाइन गई है ना, यही है आपका डिसलोकेशन लाइन। ऐसे जो लाइन गई है वो है डिसलोकेशन लाइन, है ना। तो इस डिसलोकेशन लाइन के ऊपर में ना कौन सा स्ट्रेस लगता है, वहाँ पे लगता है कंप्रेशन स्ट्रेस। मतलब डिसलोकेशन लाइन के ऊपर जो होता है ना, जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन वाला एरिया होता है, इधर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, उधर के एरिया के आसपास का एटम कंप्रेस फील करता है, वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। आसपास का जो एटम है उस पर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है ना। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में आप बोलोगे किसी और को घुसने दो, तो आसपास के लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा धक्का दोगे तभी वहाँ पे कोई और फिट हो पाएगा ना। मतलब ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम क्या कर रहा है, आसपास के एटम को धक्का दे रहा है, मतलब वो कंप्रेस स्थिति में है। ठीक है, और जिधर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन एटम नहीं है, मतलब बॉटम साइड इस तरफ, यहाँ के एटम टेंशन फ्री कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस होता है, टेंशन स्ट्रेस। यहाँ पे ऊपर में होता है कंप्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा। और देखो ये जो डिसलोकेशन जो होता है ना, डिसलोकेशन के जस्ट नीचे साइड काफ़ी जगह खाली होती है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो डिसलोकेशन है, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम, इस जगह पे देखो कितनी जगह खाली है। ये यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है, जो सॉल्यूट एटम होते हैं ना, सॉल्यूट मतलब जो इम्प्योरिटी आपने मिलाया है, वो यहाँ पे जनरली आके सेग्रीगेट हो जाता है। जैसे आयरन के अंदर जो कार्बन आप मिलाते हो ना, कार्बन या नाइट्रोजन वगैरह, वो डिसलोकेशन के नीचे पे जाके ना ऐसे बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह बहुत रहता है। ठीक है, इसी की वजह से एक यील्ड बॉन्ड फिनोमिना है वो होता है ना। ये इसके नीचे काफ़ी खाली जगह होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिसलोकेशन देख लेते हैं, वो है स्क्रू डिसलोकेशन। नेक्स्ट डिसलोकेशन क्या है, स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, अब इस फोटो में देखिए स्क्रू डिसलोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे आपको इंटरप्शन दिख रहा होगा, देखो ये वाला इंटरप्शन, मतलब ये जो प्लेन एटम ऑफ प्लेन है, ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये इस सीधा ना जा करके क्या हो रहा है, पहले इधर वो हो रहा है। ठीक है, ये वाले एरिया में देखिए, ये एरिया जो इधर इस ओर निकला हुआ है, वो उधर इस ओर निकला हुआ है ना। मतलब ये वाला पोर्शन इधर नहीं है, तो ये इस तरफ निकला हुआ है। मतलब ये जो डिसलोकेशन है, मतलब ये मिसमैच हो रहा है। जैसे
ये एक प्लेन ऑफ एटम है, तो सेकेंड प्लेन ऑफ एटम को जस्ट इसके नीचे होना चाहिए ऐसे, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ये प्लेन ऑफ एटम है ना, तो इसके जस्ट नीचे ना होकर इसके बगल में है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ एटम के जस्ट बगल में ये प्लेन ऑफ एटम है, तो ये क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है। और ये पूरा सीरीज़ में मिसमैच हो रहा है। यहाँ से जो मिसमैच चालू हो रहा है ना, अंदर स्क्रू की तरह ऐसे ऐसे अंदर में पूरा मिसमैच है, और ये इस तरफ से इधर बाहर निकला है, तो आपको एक ऐसा दिखाई दे रहा है, स्क्रू के जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब आपको बाहर से नहीं दिखेगा, बट आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये जो मिसमैच हो रहा है ना, एक तरह से ऐसे जाके ऐसे स्क्रू की तरह ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो स्क्रू की तरह वो मिसमैच दिखेगा, इसी को बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसमैच हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस डायग्राम में थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ये और ये वाला देखो, इसमें क्या है, ये जो आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला लाइन, उसके बाद ये रेड वाला लाइन, तो क्या हो रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए इसमें लोड लगा रहे हो ब्लू वाले में, तो ये क्या हो रहा है, ब्लू वाला खसक के क्या हो रहा है, रेड वाले लाइन में आएगा, है ना। जैसे ये जो लाइन है, रेड वाला लाइन है ऐसे, बट अभी ब्लू वाला थोड़ा सा पीछे है, तो जब आप इसमें लोड लगाते हो तो क्या होता है, ये जो एटम है थोड़ा सा खसकता है। जैसे ये ग्रीन वाला है, तो जब आपने ब्लू वाले में लाइन लगाया तो ये पहले ब्लू था, ठीक है, मतलब इसकी ये वाले के पोजीशन में था, इस एटम के पोजीशन में था। तो जब हमने इसमें लोड लगाया होगा तो ये क्या होगा, ये अपनी जगह से थोड़ा सा खसक गया। जैसे ये वाला पहले वाला देखो, ये अपनी जगह से थोड़ा सा खसक के आगे आ गया, है ना। अब ये जो यहाँ पे जो एटम है ग्रीन कलर का, इसको अगर आप थोड़ा सा और धक्का दोगे तो रेड वाले के लाइन में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड बाद फिर धक्का दोगे तो सेकंड वाला ग्रीन भी इस रेड के लाइन में आ जाएगा, फिर ये भी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे आप धक्का दे रहे हो, लोड लगा रहे हो, तो ये वाला जो एटम है ना अपनी पोजीशन को बदल रहा है, ठीक, अलाइन कर रहा है। किसके साथ अलाइन कर रहा है, ये रेड वाले एटम के साथ, ठीक है। रेड वाले एटम के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब ये रेड वाला भी पहले इसके पोजीशन में रहा होगा, पहले ये जो रेड वाला एटम है ना पहले इस पोजीशन में रहा होगा, लेकिन लोड लगने के कारण ये एक स्टेप आगे बढ़ गया है, ये रेड वाला। और इसमें से ये जो ग्रीन वाला है बीच वाला, वो अभी आगे बढ़ रहा है, बढ़ा नहीं है, और ब्लू वाला भी आगे बढ़ने को बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको जो स्क्रू डिसलोकेशन है ना वो मूव करता है, ठीक है। जैसे इस वाले फोटो में आप देखो, ये ऊपर का तो एज डिसलोकेशन को बता रहा है, ये जो नीचे वाला है ना वो बता रहा है स्क्रू डिसलोकेशन को। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन को आप ध्यान से देखो, इसी पोर्शन को ना इस वाले में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो उस पोजीशन को यहाँ पे ऐसे इस फोटो में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो जब हम इसमें लोड लगाते हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पे बना हुआ है ना, ये जो गैप यहाँ पे ऐसे जो बना हुआ है, ये इधर की ओर मूव करता है ऐसे, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, इस तरीके से एक स्टेप मूव होता है वो। मतलब ये जो रेड एरिया यहाँ पे शुरू में दिखाई दे रहा है ना, वो पहले से यहाँ पे है, ठीक है। ये बस इधर की ओर मूव हो रहा है ऐसे, मतलब ये ऐसे इधर की ओर मूव हो रहा है। मतलब ये क्रिस्टल जब ये पूरा ऐसे मूव हो जाता है ना, तो इसको आपको एक स्टेप इधर आगे बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक स्टेप आपका आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि जो एज डिसलोकेशन में क्या होता है, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं, एज डिसलोकेशन में क्या हो रहा है, जिधर हम लोड लगा रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, तो आपका डिफॉर्मेशन भी क्या हो रहा है, आपका जो मूवमेंट जो हो रहा है, ये जो है डिसलोकेशन का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, लोड आप इधर लगा रहे हो, बट डिसलोकेशन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। इसको और अच्छे से एक और डायग्राम में समझते हैं स्क्रू डिसलोकेशन को। अच्छा, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें ये पहला दिखा रहा है आपका ये वाला, ये जो पहला है वो दिखा रहा है एज डिसलोकेशन को, ठीक है। ये पहला वाला क्या बता रहा है, एज डिसलोकेशन। इसको मैं देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम है, ठीक है। थोड़ा इसमें ऐसे फोटो को ऐसे टेढ़ा करके दिखाया, बट यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम इस साइड है, ये क्या है आपका एज डिसलोकेशन। लेकिन स्क्रू डिसलोकेशन आपका इस तरीके से दिखाई देता है, देखो, है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से जो ये उठा हुआ हिस्सा है ना, ये पूरा अंदर तक ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऐसे गया है। ये मिसमैच है एक्चुअली में, ठीक है। मिसमैच क्यों है, क्योंकि ये जो प्लेन ऑफ एटम है ना उसको इसके साथ होना चाहिए, मतलब ये एक तरह से उठा हुआ है, ये जो है ना इसको किसके बराबर होना चाहिए, इस लाइन के बराबर होना चाहिए था, बट ये नहीं है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी पूरा स्क्रू जैसे अंदर तक है, तो स्क्रू डिसलोकेशन इसी तरीके से अंदर में इस तरह से रहता है ना।
अब इस केस में हमको डिसलोकेशन लाइन पता करना है। इसमें हमने पता किया था ना, डिसलोकेशन लाइन क्या था, ये जो बॉटम का जो एटम होता है वो जो लाइन बनाता है अंदर की ओर, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन लाइन, एज डिसलोकेशन के केस में। लेकिन स्क्रू डिसलोकेशन के केस में क्या होता है, जो डिसलोकेशन लाइन होता है ना वो ये वाला होता है। ये जो है ना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है अंदर की ओर, जिसके अलॉन्ग आपका क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। इस डायग्राम में देखो, इसी के अलॉन्ग क्या है आपका डिसकंटिन्यूटी है, ऐसे स्क्रू के जैसे ऐसे। तो यहाँ जो लाइन गई है ऐसे है, यही इसका क्या है, डिसलोकेशन लाइन है। ये जो ऐसे गई है ना, वही उसका डिसलोकेशन लाइन है। या इस डायग्राम में अगर आप देखोगे ना, जैसे इस पॉइंट, इस लाइन के अलॉन्ग क्या है आपका, ऐसे स्क्रू डिसलोकेशन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, यही इसका क्या है, ये जो आपका डिसलोकेशन लाइन है, ये वाली लाइन डिसलोकेशन लाइन है। और इस केस में क्या था, ये वाली लाइन जो है वो डिसलोकेशन लाइन है, ये वाली, ये बॉटम वाली। इस केस में ये वाली डिसलोकेशन लाइन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ लेना कि डिसलोकेशन लाइन एज के लिए कौन सा होता है, स्क्रू के लिए कौन सा होता है, ठीक है। तो एज के लिए जो बॉटम में जो एटम है, ये वाला एटम, ये जो लाइन बना रहा है ऐसे, ये आपका डिसलोकेशन लाइन। और स्क्रू के केस में ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो लाइन आपका गया है, ये आपका डिसलोकेशन लाइन है। इसी के अलॉन्ग गया है ऐसे स्क्रू डिसलोकेशन है, ठीक है। तो स्क्रू डिसलोकेशन के केस में ना आपका शियर स्ट्रेस होता है, मतलब जहाँ पे स्क्रू डिसलोकेशन होता है ना, उसके आसपास कौन सा स्ट्रेस फील्ड होता है, शियर स्ट्रेस फील्ड होता है। और एज के केस में कंप्रेशन और टेंशन होता है ना। अब देखते हैं बर्जर वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं बर्जर वेक्टर क्या है। अब इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे बर्जर वेक्टर क्या है। देखो, बर्जर वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जो डिसलोकेशन के डायरेक्शन को और साइज़ को बताता है। मतलब वो डिसलोकेशन का साइज़ क्या है, या बोल सकते हो मैग्नीट्यूड क्या है, कितना बड़ा डिसलोकेशन है ना, या वो किस डायरेक्शन में है वो डिसलोकेशन, वो कौन बताता है, बर्जर वेक्टर बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्जर वेक्टर। अब देखो बर्जर वेक्टर को हम पता कैसे करते हैं, है ना। देखो इस डायग्राम में आप ध्यान से थोड़ा देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये देखो, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये बीच में आप फोकस करिए, ये आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है ना, ये एज डिसलोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बर्जर वेक्टर पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है ना, इसके किसी जगह से 2 या 3, जैसे इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और हमको क्या करना है, इस साइड एक स्टेप, मतलब कुछ स्टेप चलना है। जैसे मान लीजिए 5 स्टेप में इस साइड चला, वैसी सेम स्टेप आपको इस साइड भी चलना है, 5, 4 भी हो सकता है, 3 भी, 6 भी, जितना भी हो सकता है ना। फिर यहाँ पे पहुँच गए 5, फिर इधर भी मुझे 5 स्टेप चलना है ऐसे, ठीक है। फिर इधर भी मैं 5 स्टेप चलूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे मैं था, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, वहाँ पे मुझे पहुँचना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं सब तरफ क्या करूँ, 5-5 स्टेप चल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम है, वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा, ठीक है। तो ये हमको ये स्टेप करना है। चलो हम लोग सीधा करते हैं। ये मान लीजिए डिसलोकेशन है, ठीक है, ये डिसलोकेशन है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लो कि मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं इस वाले पॉइंट से। चलो किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, चलो ये वाले पॉइंट से शुरू करते हैं, इसी को मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इधर से कितना स्टेप चलते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप में चला, है ना। मतलब यहाँ पे पहला स्टेप गया, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप गया, फिर यहाँ तीसरा, चौथा, और 5 स्टेप उधर ऊपर की ओर चला। अब सेम स्टेप मैं नीचे की ओर भी चलूँगा, ठीक है। यहाँ ये हो गया 1, इधर 2 3 4 5 चला, इधर भी 1 2 3 4 5 स्टेप चला। अब मैं इधर लेफ़्ट की तरफ 5 स्टेप चलूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे पहुँच गया मैं 5। तो यहाँ पे 5 पे पहुँचा, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 में पहुँचा, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर की ओर 5 स्टेप चढ़ना है मुझे। तो यहाँ चला मैं 1, इधर 2, ये 3, ये 4, और ये 5। अब भाई मैंने शुरू कहाँ से किया था, शुरू मैंने देखो कहाँ से किया था, इस पोजीशन पे शुरू किया था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। मैंने शुरू कहाँ से किया था, इस वाले पार्ट, यहाँ से शुरू किया था, लेकिन पहुँचा मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पीछे हो गया, जबकि मुझे पहुँचना यहीं पे था, पीछे पहुँचा हूँ, इस पॉइंट पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो अब
तो अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आप पहुँचे हो, यहाँ से आपने शुरू किया था, तो जो लाइन इसको जोड़ेगा, तो जो लाइन इसको जोड़ेगा वही क्या होगा, उसका बर्जर वेक्टर होगा, वही क्या होगा, बर्जर वेक्टर होगा। ठीक है, एक बार और आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इस पॉइंट से भाई चलना चालू किया था, 5 स्टेप इधर चला, 5 इधर चला, फिर 5 इधर चला, फिर 5 ऊपर चला, तो मैं उस जगह पे ना पहुँच के उसके जस्ट पीछे पहुँचा। तो जो लाइन इसको जोड़ेगा, दोनों पॉइंट को, जहाँ से शुरू किया था जहाँ पे ख़त्म किया था, जो लाइन उसको जोड़ेगा वही क्या होगा, उसका बर्जर वेक्टर होगा। उसका जो डिस्टेंस होगा, दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो उस डिसलोकेशन के मैग्नीट्यूड को या साइज़ को बताएगा। ये दोनों एटम के बीच में डिफरेंस जो होगा ना, वो डिसलोकेशन के साइज़ को बताएगा, वही बर्जर वेक्टर है। और ये जो है मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ वो उसका क्या बताएगा, बर्जर वेक्टर को डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको डायरेक्शन क्या मिला, इस डायरेक्शन में बर्जर वेक्टर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका बर्जर वेक्टर है। और आपका डिसलोकेशन क्या है, ये अंदर की ओर है, ऐसे है। तो एक तरह से क्या बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। इस वाले डायग्राम में देखो, डिसलोकेशन लाइन आपका कैसे है, ये अंदर की ओर है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। बट हमने जो बर्जर वेक्टर जो डिटरमाइन किया था, जैसे यहीं पे फिर कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से चालू किया तो 1 2 3 4 गया मान लो, फिर इधर 1 2 छोड़ो 3 जाना पड़ेगा अपने को। मान लीजिए मैंने यहाँ शुरू किया तो 1 2 3 गया, फिर इधर 1 2 3 गया, फिर इधर भी 1 2 3 गया, फिर ऊपर भी जाऊँगा 1 2 3। तो मैंने यहाँ शुरू किया था, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, आगे या पीछे कहीं भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, वो आपका बर्जर वेक्टर का साइज़ होगा, है ना, वो डिसलोकेशन को बताएगा, डिसलोकेशन के साइज़ को बताएगा। और ये जो डायरेक्शन है, ये बर्जर वेक्टर का डायरेक्शन है, ये डायरेक्टर बर्जर वेक्टर का है। और ये वाला डायरेक्शन क्या है, डिसलोकेशन लाइन का है। तो दोनों देखा जाए तो एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना, क्योंकि डिसलोकेशन इधर की ओर है और बर्जर वेक्टर इधर है। तो डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, कि एज डिसलोकेशन में डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर के बीच का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि पैरेलल होता है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्क्रू डिसलोकेशन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्रू डिसलोकेशन का। ठीक है, स्क्रू डिसलोकेशन में हम बर्जर वेक्टर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं इस पॉइंट से चलना चालू करता हूँ, इस पॉइंट से मैं चलना चालू किया। ठीक है, इधर 1 स्टेप गया, फिर 2 स्टेप गया, फिर इधर भी मैं नीचे साइड गया, 1 स्टेप गया, फिर 2 स्टेप गया, फिर इस साइड में जाऊँगा 1 स्टेप और ये 2 स्टेप। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर ऊपर की हम 2 स्टेप जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको वो अप्लाई नहीं करना है। यहाँ मैं 2 स्टेप चला तो इधर भी 2 स्टेप चलूँगा, और इधर 4 स्टेप चला तो इधर भी 4 चलूँगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्क्रू के केस में। ठीक है, क्योंकि वैसे में रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो मैंने यहाँ चालू किया, इधर 1 गया, फिर यहाँ 2 गया। ठीक है, यहाँ से मैंने चालू किया, ये 1, फिर ये 2 स्टेप गया, फिर नीचे की तरफ 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप। अब इधर मैं 4 स्टेप पर पार करूँगा, क्योंकि ये जो डिसलोकेशन है उसके एक घेरा बनाना है आपको। तो यहाँ पे मैं पहुँचा तो 1 2, फिर 3 गया, फिर 4 गया। अब इधर मैं 2 स्टेप गया था तो ऊपर की ओर भी मुझे 2 स्टेप जाना है, 1 गया, फिर 2 गया। ठीक है, अब इधर मैं 2 स्टेप ऑलरेडी चल चुका हूँ, अब इधर मुझे और 2 स्टेप चलना है, क्योंकि नीचे में मैंने 4 स्टेप चला है टोटल। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया, तो इधर 2 स्टेप तो मैं चल चुका हूँ, फिर इधर मुझे 2 स्टेप और चलना है, 1 स्टेप, फिर ये यहाँ पे दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो क्या समझ में आ रहा है कि मैंने चालू तो यहाँ से किया था, चालू मैंने यहाँ से किया था, बट मैंने ख़त्म कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इस वाले एटम पे किया। मतलब डिसलोकेशन डायरेक्शन कैसे है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और डिसलोकेशन का भी डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही है। मतलब ये डिसलोकेशन का डायरेक्शन ये है, डिसलोकेशन लाइन, और आपका बर्जर वेक्टर का लाइन ये है। तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये आप क्या समझ पा रहे हो यहाँ पे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो स्क्रू डिसलोकेशन होता है उसमें जो बर्जर वेक्टर जो होता है ना, वो पैरेलल होता है किसके, डिसलोकेशन लाइन के। ठीक है, डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल होता है, इसको आपको याद रखना है। और बर्जर वेक्टर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ। बर्जर वेक्टर क्या बताता है, जो डिसलोकेशन होता है ना उसके साइज़ को या उसके मैग्नीट्यूड को कितना बड़ा है ना, वो बताता है, और डिसलोकेशन के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिसलोकेशन जो मूव करता है ना, जो अभी यहाँ पे मैंने मूवमेंट बताया था डिसलोकेशन का जो मूवमेंट बताया था ना, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं स्लिप। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप प्रोसेस, है ना। जैसे ये जो डिसलोकेशन है ये इस तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं स्लिप प्रोसेस। अब देखिए मान लीजिए आपका एटम में डिसलोकेशन, मान लीजिए पूरा इतना बड़ा आपका क्रिस्टल है,
अब यहाँ पे कोई डिसलोकेशन है, तो ये डिसलोकेशन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा या वो किस प्लेन में मूव करेगा, क्योंकि हर एटम जो है हर प्लेन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपके घर की दीवार ऐसे बनी हुई है, ऐसे यहाँ पे ईंट से बना हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे ईंट से बना हुआ है, तो मैं इस ईंट को बोल सकता हूँ कि ये इस लाइन का भी हिस्सा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इस लाइन का भी हिस्सा है, या मैं बोल सकता हूँ कि ये इस लाइन का भी हिस्सा है, ये हम बोल सकते हैं ना। वैसे क्या होता है क्रिस्टल में भी ना, जो एटम होता है ना, उसमें अलग अलग प्लेन होते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इस प्लेन का भी हिस्सा है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इस प्लेन का भी हिस्सा है। किस एटम की बात कर रहा हूँ, ये मिडिल वाइड एटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्लेन का भी हिस्सा है, ये इस प्लेन का भी हिस्सा है। तो ये जो डिसलोकेशन है ना, वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये जो डिसलोकेशन है ना, वो इस साइड में मूव कर सकता है या किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो ये बात आती है कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है, या वो किस प्लेन में मूव करेगा। तो इसका आंसर है कि सबसे जो डेंस प्लेन होगा ना, यहाँ पे लिखा भी है, जो सबसे डेंस प्लेन होगा ना, उस प्लेन में क्या करेगा, वो डिसलोकेशन मूव करेगा। ठीक है, ये प्लेन के बारे में आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मिलर इंडिसेस जब हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि क्रिस्टल प्लेन या क्रिस्टल डायरेक्शन क्या होता है। तो ये जो डिसलोकेशन जो मूव करता है ना, वो सबसे डेंस प्लेन में मूव करता है ना, वो प्लेन जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन आपका जो इसका स्टैकिंग है वो इस तरीके से, मान लीजिए दूसरा प्लेन कैसे है इसके अलावा, मान लो ऐसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मान लो ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। तो ये देखो पहले प्लेन में बहुत सारे गैप हैं बीच बीच में, जैसे ये वाला पूरा गैप है, ये गैप है, इधर गैप है पूरा, है ना। लेकिन सेकेंड प्लेन में देखो गैप बहुत कम है, मतलब आपने अच्छे इसमें क्या है, पैकिंग बहुत डेंस पैकिंग है, बहुत अच्छे से यहाँ पे जमाया गया है एटम को, है ना। तो इसके ऊपर जब कोई डिसलोकेशन मूव करेगा तो बड़ी आसानी से मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे गड्ढे बहुत है, जैसे इस दो एटम के बीच में ये बहुत ज़्यादा क्या है, बीच में खाली जगह है। मतलब जब आप गाड़ी चलाओगे तो आप क्या चाहोगे कि मैं अच्छे रोड में चलाऊँ जहाँ पे गड्ढे कम हो, है ना, वही आप सोचोगे। वैसी डिसलोकेशन भी क्या सोचता है कि मैं ऐसे प्लेन में मूव करूँ जो प्लेन सबसे डेंस हो। तो सबसे जो डेंस प्लेन होता है ना, उसमें मूव करता है। जैसे यहाँ पे इस केस में ये वाला प्लेन डेंस है, ये वाला प्लेन की डेंसिटी कम है, यहाँ पे गड्ढे ज़्यादा हैं, तो स्लिप जो है ना, इस जो डिसलोकेशन जो है ना, इस प्लेन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो सबसे डेंस प्लेन में ही मूव करेगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं जो प्लेन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मिलर इंडिसेस क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का डिसलोकेशन है मिक्स डिसलोकेशन। ठीक है, ये अलग टाइप नहीं है एक्चुअली में। मिक्स डिसलोकेशन का मतलब होता है कि दोनों डिसलोकेशन अगर होगा, एज और स्क्रू दोनों एक साथ होगा, तो उसको बोलते हैं मिक्स डिसलोकेशन। यहाँ इस डायग्राम में आप देखो, नीचे वाले में यहाँ पे देखो, यहाँ इधर एज डिसलोकेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एज डिसलोकेशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है ये वाला, देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और यही डिसलोकेशन लाइन जाके जुड़ा हुआ है आपके स्क्रू डिसलोकेशन से भी। ये यहाँ पे स्क्रू डिसलोकेशन है। तो मतलब स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन का लाइन अगर एक ही है, मान लो दोनों एक दूसरे में वो लाइन मर्ज है ऐसे, इधर ये स्क्रू डिसलोकेशन लाइन जाके मिल रहा है एज डिसलोकेशन से, तो उस कंबाइन उस डिसलोकेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड डिसलोकेशन। ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड डिसलोकेशन। तो माइक्रोस्कोप में देखो डिसलोकेशन लाइन ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से दिखता नहीं है, ये जो डिसलोकेशन लाइन है नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन, ये आपका डिसलोकेशन लाइन है। ठीक है, देखो कितने सारे डिसलोकेशन लाइन होते हैं। डिसलोकेशन लाइन की संख्या ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक मेटल के अंदर डिसलोकेशन लाइन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो एक डेटा दिया गया है, ये बोल रहा है कि ना देयर आर 10⁻12 मीटर ऑफ डिसलोकेशन लाइन पर मीटर स्क्वायर ऑफ क्रिस्टल। मतलब अगर आपके पास एक मान लीजिए एक मेटल का टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब है। जैसे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है।
ठीक है। मान लीजिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, 1 मीटर क्यूब है, इतना बड़ा लोहा है। तो उसमें आपको लगभग 10 की पावर 12 मीटर डिसलोकेशन लाइन मिलेंगे। इतना सारा डिसलोकेशन लाइन होगा। 10 की पावर 12 मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना, करोड़ों का करोड़ों होगा, है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने कम वॉल्यूम में कितना ज़्यादा डिसलोकेशन लाइन है, मतलब कितने ज़्यादा डिसलोकेशन की संख्या है ना। तो इसी कारण से जब हम लोड लगाते हैं ना, तो इतना सारा डिसलोकेशन एक साथ मूव करता है, ठीक है, तब जाके मेटल में जो है वो डिफॉर्मेशन आता है ना। तो जब एक डिसलोकेशन मूव करता है ना, तो ये एक स्टेप आगे खसकता है, ये एक स्टेप आगे आगे खसका है, ठीक है। ये जितने स्टेप आगे खसका है ना, वो बी के बराबर है, बर्जर वेक्टर के बराबर, ठीक है। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक डिसलोकेशन के मूवमेंट होने से कितना डिफॉर्मेशन होता है, तो वो बर्जर वेक्टर के बराबर डिफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए बर्जर वेक्टर का वैल्यू मान लो 2 × 10 मीटर है बर्जर वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो एक डिसलोकेशन के मूव होने से इतना क्रिस्टल आगे खींच सकता है, ठीक है। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों एटम्स क्या हो रहे हैं, डिसलोकेशन एक साथ मूव कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए 1 करोड़ मूव हुआ, तो उसके साथ इंटू कर दो। बर्जर वेक्टर की वैल्यू मान लो 2 × 10 है, और मान लीजिए 10 की पावर 10 मतलब नंबर ऑफ डिसलोकेशन मूव कर रहा है एक साथ, 10 की पावर 10 डिसलोकेशन एक साथ मूव कर रहे हैं। तो मतलब उसमें कितना होगा डिफॉर्मेशन, 10 की पावर 10 कट गया, मतलब उसमें 10 मीटर का डिफॉर्मेशन होगा। कितना, सॉरी 2 मीटर का डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसा है बस, ठीक है। नेक्स्ट ये लेक्चर तो मैंने पूरा, ये जो लेक्चर था ना डिसलोकेशन का, वो पूरी की तरीके से क्या था, एक इंट्रोडक्शन था बस डिसलोकेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ना बहुत ही डिटेल से, और इसके डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे डिसलोकेशन के बारे में, क्योंकि डिसलोकेशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, ये डिफरेंस याद कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है इसमें। यहाँ पे देखो डिफरेंस देने को दिया गया है एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के लिए। पहला दिया है बर्जर वेक्टर। तो बर्जर वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखो एज डिसलोकेशन के लिए दिया गया है, बर्जर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एज डिसलोकेशन, ठीक है, मैंने यही बताया है। और स्क्रू डिसलोकेशन के केस में बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डिसलोकेशन मूवमेंट रिलेटिव टू बर्जर वेक्टर, ठीक है। तो डिसलोकेशन किस डायरेक्शन में होता है, तो एज डिसलोकेशन के केस में ना पैरेलल होता है, मतलब जिधर बर्जर वेक्टर होना है उसी डायरेक्शन में आपका डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, या डिसलोकेशन मूवमेंट होता है। और स्क्रू डिसलोकेशन केस में ना उसके अपोजिट होता है। जैसे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में बर्जर वेक्टर है, तो इसके अपोजिट मतलब परपेंडिकुलरली डिसलोकेशन मूव करता है, ठीक है। थर्ड क्या है, स्लिप डायरेक्शन। तो स्लिप का डायरेक्शन जो है ये पैरेलल होता है, बर्जर वेक्टर के लिए ये भी पैरेलल होता है, ठीक है, स्लिप का डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन रिलेटिव टू स्लिप डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन रिलेटिव टू स्लिप डायरेक्शन, एटम मूव पैरेलल टू मोशन ऑफ डिसलोकेशन। इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बताया भी था कि इधर बर्जर वेक्टर है लेकिन मूवमेंट इधर हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि मेथड ऑफ लिविंग द स्लिप प्लेन। ये स्लिप प्लेन को कैसे मतलब छोड़ता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान मत दो, बस याद कर लो ये क्या बोल रहा है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी जान लीजिए कि ये जो स्लिप प्लेन को कैसे छोड़ता है। तो एज डिसलोकेशन अपने स्लिप प्लेन को कैसे छोड़ता है, बाय क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन, ठीक है। और स्क्रू डिसलोकेशन कैसे छोड़ता है, क्रॉस स्लिप से, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन ऐसे है, तो ये अपने इस जगह को छोड़ के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है ना। मतलब ये अपने ये जो प्लेन है इसको छोड़ता है। तो कैसे छोड़ेगा, बाई क्लाइंबिंग अप और डाउन। और ये क्या करता है, ये क्रॉस स्लिप करता है। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे क्रॉस स्लिप क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ मोशन, कौन जल्दी फास्ट होता है, तो एज डिसलोकेशन जो है वो फास्ट होता है स्क्रू डिसलोकेशन के कंपेयर में, मतलब ये फास्टर होता है, मतलब जल्दी मूव करता है एज डिसलोकेशन, और है ना। और स्क्रू डिसलोकेशन स्लो होता है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी मतलब किस में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो एज डिसलोकेशन में स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा होती है। स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। और स्क्रू डिसलोकेशन में कम डिस्टॉर्शन होता है, मतलब इसके पास एनर्जी कम होती है। डिस्टॉर्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो ये था
एंड इस लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसलोकेशन के बारे में, इसके जस्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्लिप डायरेक्शन और स्लिप प्लेन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसलोकेशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।